हाउ टू बेसिकली सेट द वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो उसके बाद जो जे क्यूरी है उसके अंदर स्टाइल मैनिपुलेशन के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज CSS, इट्स नेम इज CSS। और जो यही काम आप अगर जावास्क्रिप्ट में करते थे तो आप करते थे डॉट स्टाइल, डॉट फॉर एग्जांपल कलर, या डॉट फॉन्ट साइज, ठीक है, डॉट बैकग्राउंड कलर। तो इसमें जे क्यूरी में आपके लिए जो मेथड अवेलेबल है दैट इज CSS। और ये मेथड जो है ये आपकी जो रिलेटिव वैल्यूज होती हैं विच आर एन एम, रैम और एनी अदर रिलेटिव यूनिट, जब ये वैल्यू रिटर्न करता है CSS की तो इट ट्रांसफॉर्म्स दोज रिलेटिव वैल्यूज इनटू एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये चीज़ भी मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, और CSS मेथड को ही आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बोथ सेटिंग द CSS स्टाइल्स एंड फॉर गेटिंग द CSS स्टाइल्स एज वेल। ठीक है, तो ये जो स्लाइड आपको भी नज़र आ रही है दिस इज़ क्वाइट अ पॉपुलेटेड स्टाइल इन द स्लाइड इन द सेंस कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड यू वुड बी हैविंग डिफिकल्टी टू कम्प्रीहेंड ना। तो मैं जस्ट इसको थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको HTML नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी इनक्लोज किया, पहले इसको देखें। सेकंड नंबर पे आप जो ऊपर स्टाइल का टैग है उसके अंदर एक पैराग्राफ अक्रॉस स्टाइल राइट किया हुआ है जिसमें फॉन्ट जो है 2M एरियल सैंस सेरिफ, उसको देखें। थर्ड नंबर पे आप जो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कोड है इसको थोड़ा रिव्यू करें। फिर फोर्थ नंबर पे जो गेट CSS एट्रीब्यूट वैल्यू है, ये जो अलर्ट बॉक्स है, इसकी आउटपुट को देखें। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट पे ये राइट साइड पे आपको जो बिफोर क्लिक और आफ्टर क्लिक की वैल्यूज है ये आप देखें। ठीक है, तो नंबर 1 पे अगर आप HTML को देखें, इट हैज गॉट H2 टैग एंड 3 पैराग्राफ टैग्स, और पैराग्राफ के साथ एक स्टाइल एसोसिएटेड है कि इसका बेसिकली जो फॉन्ट साइज दैट इज 2M। ठीक है, 1M इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें। और एरियल और सैंस सेरिफ दिस इज बेसिकली दीज आर द फॉन्ट फैमिलीज। ठीक है, तो ये फॉल आउट अप्रोच होती है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जांपल एक फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड फैमिली में से कोई भी फॉन्ट अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने सोर्स के अंदर ये jQuery.min.js को अटैच किया। फिर विद इन द स्क्रिप्ट टैग विद इन द रेडी मेथड बेसिकली वी हैव अटैच द क्लिक इवेंट विद द बटन विच इज डाउन हियर, जो कि आपको नीचे एक बटन नजर आ रहा है। एंड विद इन दिस बटन वी हैव सेट अप एन अलर्ट स्टेटमेंट with the font value, तो font is equal to p.css of font। ये जो स्टेटमेंट है paragraph.css of font, ये जो आपने ऊपर स्टाइल सेट किया है इसकी वैल्यूज को रिटर्न करेगा इन द एब्सोल्यूट फॉर्मेट। ठीक है, और जो इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज p.css ऑफ कलर ऑफ ब्लू, ये बेसिकली सेट के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। जो फर्स्ट अलर्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो आप jQuery की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज जो गेट CSS वैल्यूज, जबकि जो नीचे स्टेटमेंट है paragraph.css इसके अंदर आप सेट स्टेटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब आप गेट करते हैं तो आप सिंगल पैरामीटर देते हैं जिस तरह के फॉन्ट, जब आप सेट करते हैं तो आप मल्टीपल पैरामीटर देते हैं जिस तरह के कलर ऑफ ब्लू। तो जो वैल्यू गेट कर रहे हैं इसको अलर्ट में डिस्प्ले किया है विच इज एट द 4 नंबर पॉइंट। तो अलर्ट में आप देखें फॉन्ट इज इक्वल टू 32 पिक्सल्स एरियल सैंस सेरिफ, तो इसने खुद ब खुद एब्सोल्यूट वैल्यू को रिलेटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर अगर तो सिर्फ जो आपने .css लिखें तब क्या रिटर्न होगा? सिर्फ क्या लिखें? .css कोई पैरामीटर ना पास करें। आई डोंट थिंक इट विल रिटर्न एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। बेसिकली आपको प्रॉपर्टी नेम मेंशन करना पड़ता है कि किस प्रॉपर्टी की वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें आपने कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को ब्लू सेट किया है। तो जो 5 नंबर पॉइंट मैंने राइट साइड पे हाईलाइट किया इसमें देखें कि आपके पैराग्राफ्स की जो कलर है आफ्टर द क्लिक दैट इज ऑन द बॉटम राइट, दैट इज टर्न इनटू ब्लू। ठीक है, दिस इज ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। तो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन फर्स्ट इट विल गेट द existing CSS property values which is 32 pixels Arial, and then it will set the color of the paragraph to all the paragraphs to blue. ठीक है, using the CSS। तो आपके पास एक ही मेथड है which you can use interchangeably, and if you have to set properties of multiple methods, for example if you have to set multiple properties in CSS, then there's a number 6 you can say on the bottom left corner। तो अगर आपने पैराग्राफ की मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी सेट करनी है देन यू हैव टू यूज paragraph.css कलर ऑफ येलो
एंड फॉन्ट साइज ऑफ 2M, तो इसको आपने ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज करना है, दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, इसको आपने ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज करना है। तो जस्ट क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसका बड़े अच्छे आपके पास ओवर द वेब ट्यूटोरियल्स हैं, तो आप इसकी एग्जांपल एक नहीं कई एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज स्लाइड आर जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि ये मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, देन यू कैन एक्सटेंड देम और यूज देम इन योर ओन सिनेरियो व्हाटएवर द वे यू वांट, ठीक है। सर ये सेट करते हुए रिलेटिव वैल्यू से क्या होता है? सेट करते हुए रिलेटिव वैल्यूज सेट कर देते हैं, दैट्स इट। वो खुद ब खुद उसको बेसिकली अगर 2M करेंगे तो फॉन्ट साइज के क्रॉस 32 पिक्सेल्स उसकी सेट कर देगा वैल्यू। मतलब वो 2M नहीं लिखेगा वहाँ पे, वो 32 लिख देगा वहाँ पे CSS के अंदर? नहीं लिखेगा 2M ही, लेकिन एट द बैक एंड उसकी जो इक्विवेलेंस होगी दैट वुड बी ऑफ द 32 पिक्सेल्स। तो सिर्फ गेट करते हुए ट्रांसफॉर्म करते, सेट करते हुए ट्रांसफॉर्म नहीं करता वो? हाँ, गेट करते हुए ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जब आपके पास ओवरलैपिंग स्टाइल्स होते हैं या ओवरलैपिंग प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसमें फिर जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करता है, जबकि सेट करते हुए वो जहाँ पे आपने सेट की है बस उसको सेट कर देगा और एट द बैक एंड जो 2M की जो वैल्यू रिजल्टेंट जनरेट होगी वो उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की वैल्यू को सेट कर देगा। ठीक है सर, ठीक है। सो दिस इज अ CSS प्रॉपर्टी within the jQuery, which is a replacement of the style property within the JavaScript. या JavaScript में एक और मेथड होता है जो मैंने आपको बताया था, शायद किसी ने देखा है या नहीं, get computed style। क्योंकि जो स्टाइल प्रॉपर्टी होती है ना JavaScript के अंदर डॉट स्टाइल डॉट, वो सिर्फ इनलाइन स्टाइल्स के साथ डील करती है। अगर आपने कंप्यूटेड स्टाइल्स मीनिंग दैट रिजल्टेंट जो रिलेटिव वैल्यूज हैं उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवाना है ना इन द JavaScript, then get computed style is a method for that purpose, ठीक है। तो उसको भी आप जाके उसमें ट्यूटोरियल में देखें, hopefully there won't be any difficulty for you to understand. Then next topic within the jQuery is the add and remove CSS classes, ठीक है। तो आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ, जब हमने जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के अंदर जो सबसे लास्ट एग्जांपल थी जिसमें हम रियल टाइम में फॉर्म वैलिडेशन कर रहे थे ऑन की अप के इवेंट के क्रॉस, ठीक है। एक वैलिडेट का फंक्शन था इन अ सेपरेट वैलिडेशन फाइल जिसमें हम दिस कीवर्ड के थ्रू कंट्रोल ऑफ द HTML एलिमेंट पास कर रहे थे, और उस वैलिडेट के फंक्शन के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर रहे थे कि बेस्ड ऑन द मैचिंग ऑफ द यूजर इनपुट विद द रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग द टेस्ट मेथड, ठीक है। इफ पैटर्न डॉट टेस्ट, तो यूज़र इनपुट की जो स्ट्रिंग है उसको मैच करते थे, अगर वो मैच कर जाते थे तो हम कहते थे कि यूज़र इनपुट इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद हम उस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट राइट करते थे दैट वाज फील्ड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू वैलिड, सिंगल कोट्स में, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, ठीक है। अब ये जो बेसिकली वैलिड होती थी ना, दिस वाज अ CSS क्लास जो कि हमने CSS फाइल के अंदर राइट तो की हुई है, प्लेस तो की हुई है, लेकिन उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट के अंदर ऐड नहीं की। तो हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर फील्ड मीनिंग दैट जिस टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी यूजर टाइप कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई टाइप किया, तो ये बेसिकली फील्ड जो है इसको रेफर कर रहा होगा, इस टेक्स्ट फील्ड को जिसके अंदर यूजर एट दैट मोमेंट टाइप कर रहा है ना। तो फील्ड डॉट क्लास नेम वाज द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू ऐड CSS क्लासेस एट रन टाइम यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में रन टाइम पे CSS क्लासेस ऐड करनी हो देन यू यूज द क्लास नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के लिए यही फंक्शनलिटी अगर आपने jQuery के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है देन यू हैव गॉट द ऐड क्लास मेथड फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो ऐड क्लास के अंदर आप यहाँ पे क्लास नेम मेंशन कर देंगे, वट एवर द क्लास नेम, फॉर एग्जांपल CS कोई क्लास हो तो वो आपके CSS फाइल के अंदर तो अवेलेबल होगी, लेकिन रन टाइम पे आपने किस क्लास को किस डिसीजन के क्रॉस ऐड करना है देन यू कैन कंट्रोल दैट डिसीजन लाइक यू डिड इन द केस ऑफ द जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। तो उसमें इफ कंडीशन के क्रॉस आप वैलिड क्लास को ऐड करते थे, एल्स आपको याद होगा एल्स जब यूजर इनपुट जो थी वो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करती थी तो आप करते थे फील्ड डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू कॉलन में अंदर इनवैलिड। तो इनवैलिड की जो CSS थी वो एक थोड़ी डिफरेंट थी, जिसमें ये इनपुट जो फील्ड थी उसका कलर का बॉर्डर
बॉर्डर के कलर को रेड करना सॉरी, और उसके बाद उसके नीचे पैराग्राफ है उसको डिस्प्ले करना इन द रेड कलर, तो वो सारा काम था ना। तो यू कैन ऐड द क्लासेस इन द jQuery यूजिंग ऐड क्लास मेथड। सिमिलरली इफ यू वांट टू रिमूव द क्लासेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो jQuery के अंदर आपके पास रिमूव क्लास का मेथड है। Similarly, there is another method in the jQuery as well, and that is basically the toggle class. The toggle class, you can say, is the combination, its behavior is the combination of the add and remove class. अगर आप किसी भी input element के साथ toggle class का method trigger करेंगे, so it will first check whether that class is available in the HTML input or not. अगर वो HTML input के साथ class available है तो उसको remove कर देगा, meaning that remove class की functionality को implement कर देगा। अगर वो existingly available नहीं है within the HTML tag तो फिर इसको ऐड कर देगा। तो अगर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट किया टॉगल क्लास अवेलेबल नहीं थी, ऐड कर दिया, दोबारा फिर इस फंक्शन को कॉल किया, रिमूव कर देगा, फिर ऐड कर देगा, फिर रिमूव कर देगा। सो लाइक द टॉगल बटन ऑन एंड ऑफ, ठीक है। सो टॉगल्स बिटवीन एडिंग एंड रिमूविंग क्लासेस फ्रॉम द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। तो होपफुली आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं दे ओनली कंटेन द एग्जांपल्स ऑफ दिस बेसिकली क्लासेस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? तो इसमें ये टॉगल क्लास में पूछना था कि एक ही क्लास को बस ऐड और रिमूव करता है? आप वैसे क्लासेस मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं कि ऐसे दो क्लासेस के दरमियान स्विच करता रहे वो? नहीं, दो क्लासेस के दरमियान नहीं, एक ही क्लास को ऑन एंड ऑफ स्विच करके देखेगा। जैसे अभी हमने वैलिड और इनवैलिड दो क्लासेस हमारे पास हैं, हाँ तो जी। अगर वैलिड है तो उसको इनवैलिड कर दे, अगर इनवैलिड है तो उसको वैलिड कर दे, इस तरह नहीं हो सकता? इसकी शायद एक्सटेंडेड जो डेफिनेशन हो उसमें हो सकता हो, लेकिन करंटली जो मैंने इसकी एप्लीकेशन देखी है दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सिंगल क्लास टू बी एडेड एंड रिमूव्ड। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको मैं देख लेता हूँ अभी जल्दी से, इसको मैं आपको देख के बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी हर एक जो मेथड है ना इसके साथ इसका सिंटैक्स भी एसोसिएटेड होता है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हर चीज़ को इस डेप्थ तक याद रखा जाए। मैं भी आपको देख के बता रहा हूँ। इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज इन क्लास required specified one or more, हाँ जी, वन और मोर क्लासेस। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको स्क्रीन को। तो ये बेसिकली आपका jQuery टॉगल क्लास का मेथड है, ठीक है, इस W3 Schools पे इसकी। अच्छा, उसमें टॉगल क्लास मेथड टॉगल्स बिटवीन एडिंग एंड रिमूविंग वन और मोर क्लासेस फ्रॉम द सेलेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। दिस मेथड चेक्स ईच एलिमेंट फॉर द स्पेसिफाइड क्लास नेम्स। The class names are missed, added if missing, and removed if already set. ठीक है, this creates a toggle effect. However, by using the switch parameter, you can specify to only remove or only add a class name. ठीक है, तो अगर आप switch को mention कर देंगे तो हो सकता है कि फिर ये या add क्लास की तरह बिहेव करे या remove क्लास की तरह बिहेव करे, either of those parameters. तो ये इसका सिंटैक्स है जिसमें आप सेलेक्टर पहले स्पेसिफाई करेंगे किस सेलेक्टर के साथ आपने टॉगल क्लास का बिहेवियर ऐड करना है, और उसके बाद क्लास नेम किस क्लास को आपने ऐड करना है, और फिर उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन है करंट क्लास और इंडेक्स के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद स्विच आई थिंक वुड बी बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे जो है क्लास नेम रिक्वायर्ड है, स्पेसिफाइज वन और मोर क्लासेस टू स्पेसिफाई सेवरल क्लासेस, सेपरेट द क्लास नेम्स विद द स्पेस, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और ऑप्शनल के अंदर स्पेसिफाई द फंक्शन कॉल बैक फंक्शन दैट रिटर्न्स वन और मोर क्लासेस, रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द क्लास इन द सेट। तो ये देखना पड़ेगा ये किस तरह इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली रिटर्न करेगा। तो जो क्लास उसने सेट या गेट की उसकी नेम भी रिटर्न कर देता है, ठीक है। और ऑप्शनल बूलियन वैल्यू है इट स्पेसिफाइज द क्लास शुड बी एडिड और रिमूव। तो ये एक सिंगल क्लास की तरह, सिंगल मेथड की तरह बिहेव करेगा, राइट, ऐड क्लास की तरह कर देगा या रिमूव क्लास की तरह। तो यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल है इसमें आपके पास एक HTML है नीचे जिसमें बटन है और 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। ऊपर एक मेन की क्लास है इन द स्टाइल विच कैरीज फॉन्ट साइज एंड कलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। while in the jQuery part you have got within the ready method you have got a click event attached with the button which is down here, and then with the paragraph, meaning that all of these 3 paragraphs, ठीक है, you have basically used a toggle class along with the main attribute, ठीक है। तो अगर आप main attribute यूज करेंगे meaning that
दिस विल सर्च दिस पर्टिकुलर क्लास विद इन द CSS स्टाइल्स। तो अगर नीचे पैराग्राफ्स में देखें आपके पास यहाँ पे मेन क्लास अवेलेबल नहीं है, एडेड नहीं है, सो इट विल रिमूव, सॉरी इट विल ऐड, अवेलेबल नहीं है तो इट विल ऐड द क्लास। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब देखेगा कि ऐड हो ये जाएगी दोबारा, करती है। अच्छा इसमें शायद फिर नेट में इशू हो गई। तो सेकंड टाइम देखेगा अगर ये क्लास पहले से एडेड है तो इसको रिमूव कर देगा। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, ये इसने क्लास को ऐड कर दिया, विच इज फॉन्ट साइज और कलर को चेंज कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये रिमूव कर देगा, लाइक दिस वन राइट साइड का आप देखें, ऐड रिमूव। ठीक है, तो इस तरह इस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि किसी एक के अंदर पहले से क्लास एडेड हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के अंदर क्लास इज इक्वल टू मेन एडेड है। ठीक है, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जिसके अंदर क्लास अवेलेबल है उसके अंदर से टॉगल आउट कर देगा, मीनिंग दैट रिमूव क्लास कर देगा, और जिन पैराग्राफ के अंदर क्लास एडेड नहीं है उसको उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली टू टेस्ट द मल्टीपल क्लासेस सिनेरियो, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, एक मेन है और एक मेन 1 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें कलर ब्लैक कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट, और यहाँ पे मेन और मेन 1, तो इसको रन करते हैं। अच्छा इसमें सर आपने 2 क्लासेस स्पेसिफाई कर दी, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो जब आखिर में क्लास आएगी वही चलेगी ना सबसे। मैं ये कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई ऐसे फीचर्स राइट करें जो कि मर्जिंग हो, फिर उससे थोड़ा इसका आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लाइन, थोड़ा आइडिया होगा कि ये दोनों क्लासेस, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने मल्टीपल क्लासेस मेंशन की हैं तो उनके जो मर्ज्ड फीचर्स हैं वो अप्लाई कर देगा। तो इस सिनेरियो में क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ दोनों के अंदर 120% है तो वो फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर रेड है तो कलर को रेड भी कर दिया पैराग्राफ्स, लेकिन सेकंड के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर है तो इसको भी इंक्लूड कर दिया। तो दोनों के कंबाइंड फीचर्स, तो टॉगल तो वो क्लास दोनों क्लासेस को टॉगल कर रहा है। ठीक है सर, हाँ जी, दोनों क्लासेस को टॉगल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें अगर, और हाँ जी, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर क्लास मेन पहले से अटैच्ड है ना, इस चीज़ को आप देखें थोड़ा। तो ये बेसिकली रेड है ना, तो जब टॉगल करेगा तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से जो फर्स्ट क्लास के पैरामीटर्स हैं वो रिमूव कर देगा, फर्स्ट क्लास को रिमूव कर देगा, मीनिंग दैट जो कलर रेड है वो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन फॉन्ट साइज 120% रहेगा क्योंकि वो मेन 1 के अंदर है ना, और सेंटर भी कर देगा उसको। तो मल्टीपल क्लासेस का सिनेरियो भी है, और टॉगल के कंटेक्स्ट में अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्लासेस आप टॉगल कर रहे हैं तो उनको मर्ज करने का सिनेरियो भी है। तो इस होपफुली आप यस सर समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है, तो जिस रिलेटेड की कंफ्यूजन हो आप इस तरह उसको रिमूव करें। तो ये इस स्लाइड पे जो आपके पास ऐड क्लास की एग्जांपल है ना, इसको आप खुद से समझ लें, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, क्योंकि टॉगल क्लास का ही एक वेरिएंट है या बेसिक वर्जन है ऐड क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नीचे HTML को देखें, सेकंड नंबर पे इसके CSS को देखें, थर्ड नंबर पे इसके जावास्क्रिप्ट को देखें, फोर्थ नंबर पे इसके राइट साइड पे आउटपुट को देखें। तो अगर आप HTML में देखें, यू हैव गॉट these set of tags H1 and 2 paragraphs along with the button. CSS में 2 क्लासेस डिफाइंड है, पेज हेडर एंड हाईलाइट along with their properties। ठीक है, जबकि स्क्रिप्ट पार्ट में ऑन द क्लिक ऑफ ए बटन you have selected H1 element and added the class page header, while in the paragraph with the class hint जो कि सेकंड पैराग्राफ you have added class highlight। तो राइट साइड पे देखें, जो आपके पास हेडर क्लास है उसके अंदर कलर रेड और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है ना, तो ये जो आपको नीचे डेमो टेक्स्ट रेड और अपर केस में नज़र आ रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस क्लास। और जो आपकी हाईलाइट क्लास है इसमें बैकग्राउंड कलर येलो है, तो आपको ये टिप दिस इज डमी टेक्स्ट जो आपको बेसिकली नज़र आ रहा है, चेंज बिहेवियर दिस इज ड्यू टू सेकंड स्टेटमेंट विद इन द
फंक्शन विच इज़ अ क्लिक इवेंट फंक्शन, ठीक है। ऐड क्लास आ गया, और इसी तरह रिमूव क्लास जो है दैट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द ऐड क्लास। चेक करेगा अगर क्लास एग्जिस्ट करती है तो उसको रिमूव कर देगा। तो इस कंटेक्स्ट में आपके पास ये जो पेज हेडर हिंट और हाईलाइट है, ठीक है, ये हिंट और हाईलाइट बेसिकली दो डिफरेंट क्लासेस हैं ना। तो रिमूव क्लास के अंदर अगर आपने मल्टीपल क्लासेस को रिमूव करना है, यू हैव टू सेपरेट देम विद द स्पेस, जो कि हमने टॉगल क्लास में भी देखा है और रिमूव क्लास के कंटेक्स्ट में भी हिंट और हाईलाइट दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ये तीनों क्लासेस बेसिकली जो हैं इसमें से रिमूव कर देंगे। सो टॉगल क्लास हमने अभी देख लिया। इस एग्जांपल में डिफरेंट ये है कि जो एग्जांपल हमने W3 स्कूल्स पे देखी उसमें उसने सारे के सारे पैराग्राफ्स के ऊपर टॉगल क्लास अप्लाई की है, लेकिन इस एग्जांपल में हमने on the click of the paragraph we have selected that particular paragraph which is clicked using the this keyword, तो this selector है आपके पास, ठीक है। और this dot toggle class of highlight, तो राइट साइड में बिफोर द टॉगल आप देखें कि आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में ये क्लास इंक्लूडेड नहीं है हाईलाइट, लेकिन सेकंड में इंक्लूडेड है बाय डिफ़ॉल्ट HTML में। अगर आप देखेंगे स्टैटिक, तो अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऐड कर देगा, थर्ड के अंदर ऐड कर देगा, लेकिन सेकंड के अंदर वो रिमूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द jQuery देयर इज अ कैटेगरी ऑफ jQuery इफेक्ट्स, एंड विद इन द jQuery इफेक्ट्स यू हैव गॉट नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल, ठीक है। एंड टू ऑफ देम आर द हाइड एंड शो which we have basically used and seen in the recent slides as well. So what is going on at the back end? अदरवाइज इनको कॉल करना तो काफ़ी आसान है। आप किसी भी सेलेक्टर के साथ jQuery एलिमेंट को सेलेक्ट करें और उसको बेसिकली हाइड मेथड को कॉल कर दें, लेकिन एट द बैक एंड बेसिकली दे आर अपडेटिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो हाइड है मेथड वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन कर देता है। जो शो मेथड है वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एलिमेंट, कि वो ब्लॉक लेवल है, इनलाइन है, या जिस टाइप का भी है बाय डिफ़ॉल्ट इन द HTML, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू वो वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हाइड को डिस्क्राइब किया गया, द हाइड मेथड सिंपली सेट्स द इनलाइन स्टाइल डिस्प्ले नन फॉर द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। कन्वर्सली द शो मेथड रिस्टोर्स द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ द मैच्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स टू वट एवर दे इनिशियली वर, तो जो भी इनिशियली वो थे उसी वैल्यू को रिस्टोर कर देगा, टिपिकली ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करते हैं। एट द बैक एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देते हैं। और अगर आपने ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इफ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ इन द यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उसमें आपको कोई CSS एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके अंदर ये डिस्प्ले हाइड, फिर आप रन टाइम पे जिस तरह हमने वो जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के अंदर क्लास ऐड की थी, आप इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऑप्शन होता है, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करें, डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दें, तो उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट यू हैव टू राइट मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एज कम्पेयर टू jQuery, ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी विद इन द इफेक्ट्स इज द फेडिंग इफेक्ट। तो फेडिंग के इफेक्ट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज अ फेड इन विच शोज एन एलिमेंट ग्रेजुअली, ठीक है, while the fade out shows the element hides the element gradually। और फेड टॉगल जो है वो अगर वो फेड इन है तो फेड आउट कर देगा, मीनिंग दैट अगर हाइड है तो उसको शो कर देगा, शो है तो उसको हाइड कर देगा। और फेड टू जो है इट कैन बेसिकली हाइड, इट कैन यू कैन से फेड द HTML एलिमेंट अप टू सर्टेन ओपेसिटी लेवल, ठीक है। तो ये जो फेडिंग की प्रॉपर्टीज है ना चारों की चारों, दे वर्क विद द ओपेसिटी प्रॉपर्टी एट द बैक एंड। ओपेसिटी प्रॉपर्टी का आपको पता है कि 0 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है। 0 मीन्स टोटली ट्रांसपेरेंट मीनिंग दैट इनविजिबल, 1 मीन्स टोटली ओपेक मीनिंग दैट विजिबल। तो जब आप फेड इन की बात करते हैं तो इट बेसिकली सेट्स द ओपेसिटी लेवल, ओपेसिटी प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट टू 1, फेड इन कर देगा, ठीक है, शो कर देता है। जब आप फेड आउट की बात करते हैं तो उसकी ओपेसिटी वैल्यू को 0 कर देगा। जबकि फेड टू जो है वो ओपेसिटी वैल्यू को 0.5, 0.6 किसी भी वैल्यू पे स्विच कर देगा, वट एवर द वैल्यू स्पेसिफाइड बिटवीन द 0 and 1, ठीक है। और फेड टॉगल जो है वो अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा और 0 है तो उसको 1 कर देगा। तो एट द बैक एंड जब इसकी फेड इन और फेड आउट के कंटेक्स्ट में ओपेसिटी वैल्यू जब
ज़ीरो हो जाती है फॉर एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फेड आउट, तो एट द बैक एंड एट दैट मोमेंट बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन ही सेट किया जाता है, लेकिन इमीडिएटली सेट नहीं किया जाता जिस तरह हाइड और शो में करते हैं। हाइड और शो में तो ओपेसिटी की ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसमें तो बेसिकली आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन सेट ही करना है इन एनी केस। लेकिन फेड आउट में जब आप कहेंगे कंप्लीटली फेड आउट कर दो, तो एट द बैक एंड वो ओपेसिटी वैल्यू को स्लोली रिड्यूस करते हुए ओपेसिटी जब जीरो हो जाएगी तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। जबकि फेड 2 जो है वो ओपेसिटी वैल्यू को शिफ्ट करता है बिटवीन द वैल्यू। सो फर्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये आपने खुद से देखनी है, फेड इन, फेड आउट और फेड टॉगल। फेड 2 की मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो ये बेसिकली फेड आउट और फेड इन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट 2 to 3 मिनट्स में ट्रैवर्स कर लें। आप सबसे पहले HTML देख लें, फिर CSS को व्यू कर लें, फिर आप जावास्क्रिप्ट देख लें, उसके बाद राइट साइड का आउटपुट को व्यू कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब फेड 2 जो है मेथड ना, इसका सिंटैक्स सबसे पहले हम देख लेंगे। तो इसके सिंटैक्स के अंदर फेड 2 के अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट पैरामीटर है स्पीड। स्पीड आप स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरह फेड हो। फॉर एग्जांपल क्विकली फेड हो जाए, फेड आउट हो जाए और फेड इन हो जाए, या स्लोली फेड हो। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं स्लो, फास्ट, या फिर मिली सेकेंड्स में आप वैल्यू दे सकते हैं स्पीड के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी जो है बेसिकली फेड आउट के अंदर ओपेसिटी देते हैं, क्योंकि ये फेड इन या फेड आउट नहीं है, इसमें कंप्लीटली 0 और 1 के दरमियान वैल्यू स्विच हो गई, इसमें वैल्यू इन बिटवीन हो गई। तो यू हैव टू स्पेसिफाई 0.5 और 0.6 वट एवर द वैल्यू यू स्पेसिफाई। और आफ्टर दीज इफेक्ट्स स्पीड और ओपेसिटी, you can also write a callback function that is run after these operations। ठीक है, तो आप एक callback function भी राइट कर सकते हैं, whatever the functionality you want to perform। ठीक है, तो नीचे अगर आप देखें इसके आपके पास एक बटन है और 3 पैराग्राफ, सेकंड के अंदर पार्शियल और थर्ड के अंदर क्लास है कंप्लीट। इसके बाद आपके पास जो ऊपर स्क्रिप्ट है उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं इन द क्लिक इवेंट मेथड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट p डॉट नन, सेकंड p डॉट पार्शियल एंड थर्ड p डॉट कंप्लीट। और उसके बाद फर्स्ट के अंदर है फेड टू फास्ट 0, सेकंड के अंदर है फेड टू स्लो 0.5, थर्ड के अंदर फेड टू 2000 मिली सेकेंड्स 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट कि आप इसको फेड आउट कर दें, मीनिंग दैट इसकी ओपेसिटी वैल्यू या 0 कर दें एट अ फास्ट पेस। ठीक है, तो ये उसका खुद एट द बैक एंड है कि कितने फास्ट में उसने कितना उसको फास्टली करना है। ठीक है, सेकंड में यू हैव सेड दैट इट शुड बी हाफ विजिबल हाफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसकी आप आउटपुट अगर राइट साइड पे देखें तो देयर इज नथिंग फॉर यू टू व्यू, लेकिन जो 0.5 के क्रॉस आपका फेड 2 है इसमें देखें सेकंड पैराग्राफ जो है इट इज़ हाफ विजिबल एंड हाफ इनविजिबल। जबकि ये थर्ड फेज 2 है, फेड 2 है बेसिकली, जिसमें ओपेसिटी वैल्यू 1 है, मीनिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। तो आपके पास जो थर्ड पैराग्राफ है इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। ठीक है, तो फेड 2 का जो मेथड है टेक्स द ओपेसिटी वैल्यू अलॉन्ग विद द स्पीड एंड देन बेसिकली अप्लाइज द फेड 2 प्रॉपर्टी कीपिंग इन व्यू दीज 2 प्रॉपर्टीज। और इस किसी भी मेथड के अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन नजर नहीं आ रहा है, तो कॉल बैक फंक्शन इज एन ऑप्शनल फंक्शन। ठीक है, अगर आप नहीं भी राइट करेंगे तो योर फंक्शन विल वर्क परफेक्ट फाइन। आपके पास नेक्स्ट जो इफेक्ट है विद इन द jQuery दैट इज स्लाइडिंग। ठीक है, तो स्लाइडिंग का जो इफेक्ट है ये बेसिकली अगर आपने किसी भी 2 पैनल्स को आपने देखा होगा कि आप किसी एक पैनल पे क्लिक करें तो इसके साथ एक नीचे एसोसिएटेड पैनल ओपन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करें तो वो स्लाइड डाउन करेगा, स्लाइड डाउन, और दोबारा क्लिक करें तो वो स्लाइड अप हो जाएगा ना। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ स्लाइडिंग। और ये किस तरह कैलकुलेट होता है एट द बैक एंड, दिस इज बेसिकली हैंडल्ड यूजिंग द हाइट प्रॉपर्टी।
तो ये जो नीचे आपके पास HTML एलिमेंट होगा ना, इसकी हाइट को वो मैनिपुलेट करेगा। हाइट 0 करेगा तो आपको बेसिकली वो एलिमेंट नज़र नहीं आएगा, हाइट 1 करेगा तो कंप्लीटली बेसिकली वो, जब स्लाइड अप करेगा तो हाइट को 0 कर देगा, जब स्लाइड डाउन करेगा तो हाइट को मॉडिफाई करके इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वट एवर द हाइट यू हैव स्पेसिफाइड। तो इसके अंदर सबसे पहले आप नीचे HTML को व्यू करें, जिसके अंदर 2 डिव्स हैं विद द ID फ्लिप एंड पैनल। ठीक है, उसके बाद आप इसके जो CSS है उसको देखें पॉइंट नंबर 2 पे। थर्ड नंबर पे आप इसकी स्क्रिप्ट को देखें विच इज़ at the top, and then at the point number 4 basically you have to look at the output। ठीक है, जस्ट थोड़ा इसको स्किम करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करें। सर अकॉर्डियन की क्लासेस बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी है। इसकी अकॉर्डियन की जो ये अकॉर्डियन ही होता है ना, आप हाँ जी, क्लिक करते हैं तो हाँ जी, नीचे हाँ आ जी, जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बूटस्ट्रैप के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेज हैं ना, देयर रेंज ऑफ क्लासेस, स्पिनर्स की हैं और नैप बार से रिलेटेड हैं और अलर्ट्स की हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद द वनीला जावास्क्रिप्ट तो फिर ये इट लुक्स लाइक क्वाइट अ फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर किसी और बूटस्ट्रैप या किसी और फ्रेमवर्क से करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये आपको इतना चार्मिंग नज़र ना आए या इतनी एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी ना हो। तो ये नीचे डिव्स है, फर्स्ट वन इज़ फ्लिप एंड सेकंड इज़ पैनल। तो हमने 2 CSS राइट किए, फर्स्ट में पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर अप्लाई किया। सेकंड पर्टिकुलरली पैनल के लिए पैडिंग 50 पिक्सल सेट की है, जिससे जो आपका टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है ना, इसके अराउंड देखें आपको ये 50 पिक्सल्स की पैडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ऑन ऑल साइड्स। और डिस्प्ले इसको बाय डिफ़ॉल्ट नन कर दिया, मीनिंग दैट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इन द स्लाइड अप मोड। ठीक है, तो आपको ये बिफोर क्लिकिंग जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इसमें पैनल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको फ्लिप नज़र आ रहा है, क्लिक टू स्लाइड डाउन द पैनल। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है या jQuery का पार्ट है, उसमें हमने ऑन द क्लिक ऑफ द फ्लिप, ठीक है, क्लिक ऑफ द फ्लिप जो फर्स्ट डिव है, वी हैव बेसिकली सिलेक्टेड द पैनल हैश पैनल डॉट स्लाइड डाउन। हम इसको स्लाइड डाउन करेंगे तो जो इसके ओरिजिनल साइज़ था ना, वो बेसिकली उस साइज़ में आपको ये पैनल नज़र आएगा। तो हेलो वर्ल्ड का जो ओरिजिनल साइज़ है आफ्टर द पैडिंग, वो क्या है, हाइट क्या है, बेसिकली जितनी भी हाइट होगी उतनी हाइट पे इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर दोबारा और उसके फ़ौरन बाद इन द सेम इवेंट, ठीक है, क्लिक पहले स्लाइड डाउन करेगा, फिर इमीडिएटली स्लाइड अप का जो फंक्शन उसे कॉल कर देगा। तो स्लाइड अप के बाद आपको दोबारा बेसिकली वो उसकी हाइट 0 नज़र आएगी और डिस्प्ले जो है वो नन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ स्लाइडिंग इफेक्ट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग द jQuery। अगर किसी और लाइब्रेरी में इससे बेहतर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? सर ये खुद ही थोड़ी बहुत स्लाइड अप हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो jQuery का मेथड है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप स्लाइड अप का फंक्शन इमीडिएटली कॉल नहीं करेंगे तो ये स्लाइड डाउन ही रहेगा। ठीक है, वो ऑन क्लिक में करना होगा। ठीक है, तो मैंने वो ऑन क्लिक के अक्रॉस में 2 स्टेटमेंट्स राइट किए ना jQuery की, पहले स्लाइड डाउन और फिर स्लाइड अप, दैट्स वाई इट इज़ स्लाइड अप इमीडिएटली। अगर आप स्लाइड अप वाली जो फंक्शनलिटी है जब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दें, तो फिर ये स्लाइड डाउन ही रहेगा। टॉगल यूज़ कर लेंगे इसकी बजाय। हाँ, टॉगल, बिल्कुल टॉगल भी कर सकते हैं, स्लाइड टॉगल यूज़ कर लें तो दोनों फंक्शनलिटीज आपके पास आ जाएंगी। तो ये स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का बेसिकली स्लाइड टॉगल भी एक मेथड है। ठीक है, सो नेक्स्ट विद इन द jQuery इज़ द मेथड चेनिंग। सो मेथड चेनिंग जो है ये मैंने शायद इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, वी हैव यूज्ड द मेथड चेनिंग कॉन्सेप्ट इन द जावास्क्रिप्ट एज वेल। मेथड चेनिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी अप्लाई मल्टीपल मेथड्स टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एलिमेंट HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर मल्टीपल jQuery के मेथड्स अप्लाई कर दें, बट यू हैव टू अप्लाई दोज मेथड्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाट चेनिंग इज। अदरवाइज इफ यू अप्लाई इन मल्टीपल स्टेटमेंट दैट डजंट मीन चेनिंग। उसमें ये होगा कि फिर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर थर्ड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चेनिंग इज द कंसेप्ट जिसमें आप फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आईडी से सेलेक्ट करें एलिमेंट को, डॉट फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे फेड आउट करें, फिर फ़ौरन से डॉट फेड इन कर दें, फिर
फ़ौरन से डॉट CSS का मेथड अप्लाई कर दें. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड चेनिंग. सो दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ अप्लाइंग मल्टीपल मेथड्स इन द jQuery. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप मेथड चेनिंग कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो हमने लैब सेशन के कंटेक्स्ट में मैंने वो आपको बताया था कि आप अगर पेरेंट का पेरेंट सेलेक्ट करना हो देन यू कैन यूज़ अ मेथड चेनिंग. सो द एग्जांपल बिलो, जो आपके पास एग्जांपल नीचे गिवन है, दिस डज नॉट यूज द मेथड चेनिंग. तो मेथड चेनिंग के अलावा आपके पास किस तरह का सिनेरियो होता है? सो लेट्स लुक एट दैट. तो आपके पास एक पैराग्राफ है विद द आईडी P1. ठीक है. तो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन यू हैव सेलेक्टेड पैराग्राफ विद आईडी P1 एंड अप्लाइड द CSS टू दैट बेसिकली पैराग्राफ. और CSS अप्लाई करने के बाद आपने उसको रिटर्न कर दिया इन द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट CSS. ठीक है. एंड देन बेसिकली यू हैव अप्लाइड ऑब्जेक्ट CSS डॉट फेड आउट. उसके ऊपर फेड आउट का मेथड अप्लाई किया. देन अगेन यू हैव रिटर्न द ऑब्जेक्ट. फिर आपने फेड इन का मेथड अप्लाई किया. ठीक है. तो 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स में आपने 3 डिफरेंट मेथड अप्लाई किए. दिस इज नॉट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेथड चेनिंग. ठीक है. सो इफ यू हैव टू यूज द मेथड चेनिंग फॉर द सिमिलर फंक्शनality, then you have to select the paragraph, apply the CSS method, then apply the fade out method, then apply the fade in method. ठीक है. So this is how basically it works. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. उसके बाद द लास्ट टॉपिक इन टुडेज लेक्चर इज द ईच मेथड, jQuery ईच मेथड. तो ईच मेथड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग, फॉर कॉलिंग अ कॉल बैक फंक्शन दैट अप्लाइज बेसिकली certain set of functionality to the selected elements. तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह अप्लाई करें, आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर कोई भी मेथड आप अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ डॉट हाइड, इट विल अप्लाई दिस हाइड मेथड टू ऑल द पैराग्राफ्स. सारे के सारे पैराग्राफ्स पे ये हाइड मेथड अप्लाई कर देगा. ठीक है. बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ट्रैवर्स दीज पैराग्राफ्स बाय योरसेल्फ, and based on some conditions, for example if else conditions, you want to apply certain methods to only selected paragraphs, then you can use the each method. So each method basically traverses whatever has been selected by the selector. So $, its syntax says that $selector dot each. ठीक है. तो ये करेगा कि जिस सेलेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रिटर्न होंगे ना, सबको ट्रैवर्स करेगा 1 by 1, और हर एक ट्रैवर्सल के क्रॉस इस फंक्शन को कॉल करेगा. और इस फंक्शन के अंदर आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं विच आर ऑप्शनल बेसिकली. ठीक है. इंडेक्स एंड एलिमेंट. इंडेक्स बेसिकली रिटर्न करेगा 0 1 2 इंडेक्स. तो अगर आपके पास सेलेक्टर के अंदर 3 एलिमेंट्स रिटर्न हुए हैं तो 0 1 2 इंडेक्स होगा. अगर 2 एलिमेंट्स रिटर्न हुए हैं तो 0 1 इंडेक्स होगा. और एलिमेंट बेसिकली उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कंट्रोल रिटर्न करेगा जो ट्रैवर्स हो रहा है. तो उससे आप उसके ऊपर कोई भी जो फॉर एग्जांपल jQuery का मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो ये नीचे भी यही डिस्क्राइब है. मोर इम्पोर्टेंटली द कॉल बैक इज फायर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द करंट DOM एलिमेंट. सो द कीवर्ड दिस रेफर्स टू द एलिमेंट. ठीक है. तो नीचे एग्जांपल है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट की, उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम्स हैं, foo एंड bar ना. नीचे आपने यूजिंग द ईच मेथड यू हैव ट्रैवर्स्ड बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स li.each, और ये कोड जो है 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और आपने console.log में इंडेक्स प्रिंट कर दिया विच इज़ 0 और 1, और उसको अपेंड कर दिया विद द एलिमेंट डॉट टेक्स्ट. ठीक है. तो ये वो 0 इंडेक्स पे होगा तो फर्स्ट लिस्ट आइटम को गेट करेगा और इसके अंदर से टेक्स्ट को गेट करके console.log में डिस्प्ले कर देगा. जब सेकंड आइट्रेशन में इंडेक्स 1 होगा और ये जो सेकंड लिस्ट आइटम में आपके पास बार वैल्यू है, इट विल बी रिटर्न. ठीक है. तो 0 foo एंड 1 bar. तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करना हो देन बेसिकली यू कैन यूज़ दिस ईच मेथड. अदरवाइज ये जो आपके ज़्यादातर jQuery के अंदर मेथड्स हैं ना, इफ़ यू प्रोवाइड द एलिमेंट सेलेक्टर दे ऑटोमेटिकली ट्रैवर्स ईच ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. तो अगर आपने कोई इसके क्रॉस कॉल बैक फंक्शन राइट करना हो और लूप करके, तो फिर बेसिकली आप ईच मेथड यूज़ कर सकते हैं. देयर इज अनदर लूप विद इन द jQuery एज वेल विच इज़ $each, विच इज़ काइंड ऑफ ए फॉर लूप. तो इस लूप के अंदर जो कॉल बैक मेथड होगा दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट. तो वो भी बेसिकली इसके अंदर अवेलेबल है. यू कैन लुक एट बाय लुकिंग एट द डॉक्यूमेंटेशन. जब जावास्क्रिप्ट में जाएं और गूगल में जाएं और लिखें jQuery ईच मेथड, तो वहाँ से आपको इसका
हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा देख लें, होपफुली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। इसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज HTML विच इज़ बिलो दिस वन, ये HTML है आपके पास। सबसे पहले इसको देखें, वन। सेकंड आप इसका CSS पार्ट देख लें विच इज़ एट द टॉप, and at the third number you can look at the script part which is down here, and at the fourth number basically you can look at the output. तो फर्स्ट नंबर अगर पॉइंट में देखें तो आपके पास एक स्पैन है और एक अनअर्ड लिस्ट है, ठीक है। और CSS पार्ट में आपने स्पैन के साथ कलर ब्लू, टेक्स्ट डेकोरेशन और कर्सर की प्रॉपर्टीज़ को अनेबल कर लिया, इसलिए राइट साइड पे आप देखें स्पैन जो है क्लिक हेयर टू चेंज, ये आपको एक डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे स्पैन के ऊपर, तो स्क्रिप्ट पार्ट में देखें स्पैन डॉट क्लिक, यू हैव कॉल्ड अ कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने बेसिकली लिस्ट आइटम को सेलेक्ट किया और ट्रैवर्स किया यूजिंग ईच मेथड। विद इन द कॉल बैक मेथड बेसिकली यू हैव सेलेक्टेड particular list item which is traversed using the this selector, this dot toggle class of example, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लिस्ट आइटम जो है उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मीनिंग दैट ये एग्जांपल क्लास जो है ये फॉन्ट स्टाइल को जस्ट इटैलिक कर रही है। तो आप अगर लिस्ट आइटम्स में देखें तो आपके पास ये क्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो तीनों के अंदर क्लास को ऐड कर देगा। सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो तीनों के अंदर से क्लास को, लिस्ट आइटम के अंदर से क्लास को रिमूव कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद आपके पास दिस इज़ अ समरी, इसके बाद एक और स्लाइड थी, जस्ट लेट मी गेट दिस, एक और स्लाइड है जिस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस है ना, मैं उसको ओपन कर लूँ, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जिस तरह ये 1 के बाद आपके पास एक्सरसाइज थी, इसमें भी आपके पास एक्सरसाइज है। तो इन 5 क्वेश्चंस को आपने 1 बाय 1 आंसर करना है, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए जो हमने अभी तक कवर किया। What would be the answer of the first question, which says elaborate the difference between next and next all sibling traversing methods by writing a sample jQuery snippet। तो इसमें क्या डिफरेंस है, एनीवन? सर जो नेक्स्ट है वो इमीडिएट सिबलिंग को कर देता है, नेक्स्ट ऑल है सारे सिबलिंग्स। ठीक है, इसको आप जरा खुद से कोड राइट करके देख लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट राइट अ jQuery कोड टू टर्न द बैकग्राउंड कलर of a text field to green when it loses focus। इसमें सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास सेलेक्टर आएगा $साइन और पैरेंथेसिस के दरमियान। फिर आपके पास इसके बाद इवेंट आएगा कि इवेंट क्या होगा। इवेंट के बाद आपके पास जो फंक्शन आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ सिनेरियो है। सर अभी प्रोजेक्ट में कुछ हमने होवर के इफेक्ट से कर दिए थे, तो उनको चेंज करना सही है कि या इसी तरह रहने दें? प्रोजेक्ट के अंदर होवर के इफेक्ट से क्या कर दिए थे? अच्छा सर अच्छा, वो CSS HTML यूज के, किए। जी सर। हाँ, इफ़ यू फील के दैट गिव्स द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यू वांटेड, तो उसमें ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो इस तरह की फंक्शनलिटी दे रहे हैं जो कि हम रिक्वायर्ड थी आपको, दैट्स फाइन, यू डोंट नीड टू चेंज। अगर आप समझते हैं कि नहीं दिस इज नॉट बेटर देन यू कैन चेंज, तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आई वुड से कि आप उसको रादर देन कि चेंज करें, आप ये कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वो काम करें जो कि अभी तक आपने नहीं किया है ना। तो अगर बाद में टाइम हो तो कर लें, अदरवाइज फंक्शनलिटी तो अवेलेबल है ना।
फिर उसके बाद हमने लारावेल जो देखना है उसकी तरफ अभी अप्रोच करें उस तरफ से, तो उसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। तो सेलेक्टर पार्ट में क्या आएगा इसमें? सब उसी तरह ही आएगा। इनपुट, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। और इवेंट कौन सा आएगा? सर ये लूजेस तो अनफोकस ब्लर का, ब्लर, यस सर। ठीक है, ब्लर का आएगा। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी दैट वुड बी दिस डॉट बैकग्राउंड कलर, दिस डॉट सी एस एस, सॉरी सी एस एस और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी और ग्रीन, ठीक है। तो ये होगा, इसमें ब्लर का इवेंट होगा और एट्रीब्यूट सेलेक्टर होगा, और उसके बाद दिस डॉट सी एस एस बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेज राइट अ jQuery कोड टू टर्न द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड टू रेड व्हेन इट गेन्स फोकस। एग्जैक्टली इक्वल है, आपका सेलेक्टर भी सेम होगा जो कि आपने ऊपर राइट किया है, और फंक्शनैलिटी में मेथड भी सेम होगा। फंक्शन के अंदर जो मेथड होगा दैट वुड बी दिस डॉट सी एस एस बैकग्राउंड बी, और मैं जस्ट शॉर्ट एंड और रेड, लेकिन जो मेथड होगा दैट वुड बी फोकस, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई भी करेंगे। हाउ इज jQuery hover method different from the mouse enter and mouse leave event methods? jQuery के अंदर भी hover method है। सर होवर में वो होवर करके चला जाता होगा, माउस सेंटर में वो होवर जब में माउस को लीव कर दें तो। तो आपके पास कोई एलिमेंट है ना, जब इस एलिमेंट की प्रेमिसेस में आप माउस को एंटर करेंगे तो माउस एंटर होगा, और जब लीव कर देंगे तो माउस लीव का इवेंट। होवर का जब इन द मीन वाइल जब आप उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं ना आपके माउस के पॉइंटर के, तो एट दैट वेरी चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होवर का इवेंट होगा jQuery का। जिस तरह ये जो होवर का इफेक्ट होता है CSS में, उसी का jQuery मेथड वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है। हाउ इज jQuery हाइड मेथड डिफरेंट फ्रॉम द फेड मेथड? फेडिंग से सर फेड में रिलेटेड इफेक्ट मेथड। आता है, हाइड में उस वक्त ही हाइड हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली हाइड मेथड completely deals with the display property while the fade method deals with the opacity property, ठीक है। सर जब ओपेसिटी जीरो होगी तो फिर वो डिस्प्ले नन हो जाता है। हाँ, हाँ वो भी डिस्प्ले नन हो जाता है, लेकिन जब ओपेसिटी जीरो नहीं होती तो इन द मीन वाइल फिर वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को वेरी नहीं करता। तो हाइड तो डिपेंडेंट ही तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे है ना। फेड जो है अगर कंप्लीटली फेड आउट होगा फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन होगी, अदरवाइज तो वो इन बिटवीन ओपेसिटी प्रॉपर्टी से ही डील कर रहा होगा। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये आपका सर ये हवा एक वाला हल्का सा समझा दें कि हवा में क्या होता था। और हवर में जो jQuery का मेथड है ना, ये जब भी आप किसी भी जो HTML एलिमेंट है उसके ऊपर उसकी प्रेमिसेस में जब अपने माउस को मूव कर रहे होते हैं ना, तो विद ईच चेंज इन द कोऑर्डिनेट बेसिकली हवर मेथड इज एग्जीक्यूटेड और ट्रिगर्ड इन द बैक एंड, ठीक है सर, ठीक है। हल्का माउस से एंटर माउस और लीव हिलेगा जो है तो फिर वो ट्रिगर हो जाएगा। हाँ जी, जब भी कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो वो ट्रिगर होगा। ठीक। तो ये चीज़ है। अच्छा, होपफुली दिस इज बेनिफिशियल। तो कल जो हमारी लैब है ना, उसमें हमने कम्प्लीटली लारावेल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसमें हम लारावेल को इंस्टॉल करके और उसके कुछ थोड़े स्लाइड्स देख लेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर का सेकंड पार्ट मैंने आपसे कहा था वो था कि मैं jQuery की लाइब्रेरी जो है ना, वैलिडेशन की लाइब्रेरी, उसके कुछ कोड्स आपके साथ शेयर करूँगा विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ द jQuery लाइब्रेरी फॉर द वैलिडेशन पर्पजेज, ठीक है। तो मैं जस्ट उसके आपको पहले एक स्निपेट शेयर करूंगा कोड का, फिर सेकंड, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो आप उसको जस्ट अंडरस्टैंड कर लें कोड को, ठीक है। आपको राइट नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
तो अगर इस फाइल को आप देखें जिसमें लिखा हुआ है jQuery बेसिक वैलिडेटर डॉट HTML, ठीक है, बाय लुकिंग एट द टॉप आपको एक HTML नज़र आ रही है, फिर दो इंपोर्ट्स हैं स्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए। फर्स्ट इंपोर्ट इज़ ऑफ द jQuery.min.js, jQuery की लाइब्रेरी है ये। सेकेंड इंपोर्ट जो है वो jQuery.validate.min.js, जो कि jQuery का वैलिडेशन प्लगइन है, ठीक है। तो jQuery का वैलिडेशन जो प्लगइन है, इट एक्सपेक्ट्स या डिमांड्स कि jQuery लाइब्रेरी शुड बी इंपोर्टेड एज वेल बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द jQuery लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट अ फॉर्म विद सेवरल इनपुट एलिमेंट्स इनसाइड इट, ठीक है। तो आपके पास फॉर्म है और फॉर्म के अंदर आपके पास some of the fields are required. For example, input field with the ID CNAME is required. Input field with the ID CEmail is required. Input with the ID CURL is not required here, ठीक है। While the comment is required as well. और उसके बाद सबमिट बटन है, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करूं इस तरह, ठीक है, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो नीचे आपके पास स्क्रिप्ट कोड भी देख लेते हैं उसके बाद फिर। तो नीचे स्क्रिप्ट कोड जो है आपके पास, उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर आपने सबसे पहले फॉर्म को सेलेक्ट किया, कमेंट फॉर्म, हैश कमेंट फॉर्म विद द आईडी विच इज़ द आईडी ऑफ द फॉर्म डॉट वैलिडेट। तो इस फंक्शन के अंदर मैं सब कुछ अगर रिमूव कर दूँ ना यहाँ से, सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड फंक्शन, but this function validate is a jQuery function, जो कि jQuery validate.min.js के अंदर। तो ये क्या करता है, जब भी आप इसे कोई फॉर्म सेंड करते हैं, ये इसके अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनको वन बाय वन लेता है, और जिन बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो वो उन फॉर्म्स के लिए एक खुद से एरर मैसेज जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा इसको, आपके पास ये जो फाइल, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ, अब मैं सबमिट करूं तो नेम के क्रॉस भी वो कह रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल के क्रॉस भी दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यूआरएल के क्रॉस कोई एरर मैसेज नहीं है क्योंकि हमने एचटीएमएल के अंदर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, जबकि कमेंट के अंदर अगेन उसने कहा है कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये जो मैसेज दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड है, ये jQuery का जनरेटेड मैसेज है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम डिपेंडेंट हो ऑन द जावास्क्रिप्ट नेटिव वैलिडेशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है, तो वो तो टूल टिप की फॉर्म में जनरेट करता है ना। तो jQuery ने एक बेसिक वैलिडेशन कितनी आसान बना दी है कि आप फॉर्म का रेफरेंस दें और वैलिडेट का फंक्शन कॉल करें, और उसके अंदर जिन जिन बेसिकली एलिमेंट्स के अंदर आपने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है, वो खुद ब खुद उनको असेस करेगा, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट को चेक करेगा और एरर मैसेज जनरेट कर देगा, ठीक है। बट इन दिस केस, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट विद इन द URL field, but you want to validate this URL field with respect to the required attribute as well. So in this case, there is another method within the jQuery which expects two sections. First section is the rules, के rules क्या हैं, ठीक है, और फिर कॉमा के बाद आपके पास messages क्या हैं. So this is the custom messages. तो rules क्या हैं? rules के अंदर मैंने specify किया URL which is the name of the URL field. तो आपकी जो इनपुट ID is equal to C URL है ना, इसका नेम है URL. So you must have to specify here, ये की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होगा. बेसिकली URL इज द की और जो रिक्वायर्ड ट्रू है दिस इज वैल्यू, ठीक है. लेकिन URL मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड. यहाँ पे ये URL जो है दिस, अगर यहाँ पे URL 1 है तो नीचे भी URL 1 होना चाहिए, ठीक है. इस चीज़ को आपने माइंड में रखना. तो यहाँ पे हमने URL को सिलेक्ट किया विद इन द स्क्रिप्ट रूल्स के अंदर और रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया, मीनिंग दैट दिस फील्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है. और मैसेजेस में हम यूज़र डिफाइंड मैसेजेस सेट कर सकते हैं. तो हमने इसमें मैसेज सेट किया, मैसेज अगेन की, और उसके बाद URL, जो ये URL जो होगा ना दिस इज सेम एज यू हैव स्पेसिफाइड इन द रूल्स. तो ये बेसिकली दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड जिसके साथ आप मैसेज अटैच कर रहे हैं. उसके बाद हमने कहा प्लीज एंटर अ URL. सो दिस इज अ कस्टम मैसेज. So this is the second function within the jQuery
वैलिडेशन लाइब्रेरी, जिसके अंदर हमने एक URL के साथ रूल्स एसोसिएट कर दिया और फिर एक मैसेज एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब जब हम ये करने के बाद इसको फाइल को लोड करते हैं दोबारा, तो यहाँ पे हमारे पास सबमिट जब करते हैं तो URL के साथ भी हमारे पास एक एरर मैसेज है, प्लीज़ एंटर योर URL। दिस इज़ द सेम मैसेज दैट वी हैव सेंट एज अ कस्टम मैसेज। ठीक है, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देंगे फिर तो आपको रूल्स और मैसेजेस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया फिर यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि एक्सटेंड भी इसको कर सकते हैं, तो इसको फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं विद मोर रूल्स एंड मैसेजेस डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिकली फॉर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा और कंप्रीहेंड कर लें, फिर मैं आपको सेकंड एग्जांपल अपलोड करता हूँ जिसमें ये इसकी थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, एक और फॉर्म है जिसके साथ ये फंक्शनलिटी परफॉर्म की होगी। ठीक है सर अभी जो 5th को सबमिट कराना है उसमें वैलिडेशन तो नहीं डाली ना? नहीं, उसमें वैलिडेशन नहीं है। ठीक है सर। सर इसमें से वैलिडेट का जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो बेसिक वैलिडेशन करता है जिस तरह HTML करता था, बस वो टूल टिप नहीं आती बस। हाँ जी, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बल्कि jQuery डॉट या jQuery डॉट वैलिडेट डॉट min डॉट js है, ये वैलिडेशन कर रहा है। तो आपको खुद से कोड राइट नहीं करना। इसी तरह का कोड हमने खुद से राइट किया था ना, आपको याद होगा, जो हमारी जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन का लेक्चर था, उसमें हमने एक बेसिक वैलिडेशन का कोड भी राइट किया था, जिसमें एक फंक्शन राइट किया था, फिर हम डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट से वैल्यू को रीड करते थे। इफ़ दैट वैल्यू वाज एम्प्टी तो हम स्पैन के अंदर एरर मैसेज डिस्प्ले करते थे ना। तो दिस इज वर्किंग एग्जैक्टली द सेम वे कि आपको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के बराबर में सामने एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो एग्जैक्टली दिस इज एडिंग अ न्यू इनलाइन एलिमेंट, स्पैन ही होगा, जो कि उस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट के बाद ऐड कर देगा जावास्क्रिप्ट से, तो वो यहाँ पे आपको एरर मैसेज नज़र आ जाएगा। और सर इस तरीके से डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज ही आएगा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे नीचे मैसेज स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट मैसेज ही आएगा। अब मैंने एक और उसी फाइल के अंदर, जहाँ पे मैंने ये jQuery बेसिक वैलिडेटर अपलोड किया था, एक और फाइल अपलोड किया jQuery एडवांस्ड वैलिडेटर। उसको भी आप देखें डाउनलोड करके, उसका कोड किस तरह डिफरेंट है।
ठीक है, ये आपके पास सेकेंड एग्जांपल है। इसके अंदर भी आपके पास एक फॉर्म है, ये नीचे फॉर्म गिवन है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर कहीं भी रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम हमने रूल्स और मैसेजेस वाला जो काम है वो हम बेसिकली वैलिडेट के फंक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर फंक्शन है, ये क्या कौन सा फंक्शन है? ये $साइन फंक्शन सेलेक्टर। कौन सा? सर हमने रेडी वाला फंक्शन बनाया था तो हाँ जी, ये उसका ऑल्टरनेटिव है। बिल्कुल। वो जो हमने एक रेडी वाला फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अगर उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म देखें उस स्लाइड पे जाके आप, तो वो $साइन फंक्शन था। तो रेडी के फंक्शन के अंदर jQuery के अंदर नॉर्मली हम कोड प्लेस करते हैं, जो कि लास्ट एग्जांपल में नहीं किया, तो उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन रेडी फंक्शन के अंदर हमने फॉर्म को सिलेक्ट किया विद द नेम, डिफरेंट सेलेक्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं, और वैलिडेट का फंक्शन कॉल कर दिया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट फंक्शन। इसके अंदर भी हम डिफरेंट जो रूल्स एंड मैसेजेस हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पास कर रहे हैं। तो रूल्स के अंदर हमने फर्स्ट नेम, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द नेम फील्ड रिक्वायर्ड ट्रू, लास्ट नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल रिक्वायर्ड भी लिख दें इस तरह, वो भी वर्क करेगा, और रिक्वायर्ड ट्रू लिखें वो भी वर्क करेगा। ये दोनों इस तरह वर्क करते हैं। ईमेल रिक्वायर्ड ट्रू और ईमेल ट्रू। तो ईमेल जब आप ट्रू करते हैं, दिस मीन्स के जो टाइप इज इक्वल टू ईमेल की फंक्शनैलिटी है वो भी वर्क करेगी। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं और फिर से एग्जीक्यूट करें, अच्छा अगर मैं टाइप कर दूं इसके अंदर कुछ भी, तो इस ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वजह से ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल स्पेसिफाई कर दिया ना, देन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई हियर ईमेल ट्रू आइडियली, जो मेरा ख्याल है वो इसलिए कि जब आपने टाइप स्पेसिफाई कर दिया तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो खुद ब खुद ही उठा लेगा उसे। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि इसका एरर मैसेज कौन सा होगा। जस्ट लेट मी चेक। अच्छा, अगर तो अगर आप इसको मिस भी कर दें ना ईमेल ट्रू, इसका बेसिकली यहाँ पे मकसद ये है कि जो बिल्ट इन ईमेल की फंक्शनलिटी है वो भी यूज़ करें। ठीक है, इस तरह पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड ट्रू और मिन लेंथ 5। तो मिन लेंथ की जो प्रॉपर्टी होती है बिल्ट इन, जिस तरह रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी होती है ना, इस तरह मिन लेंथ की भी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो मैसेजेस का पार्ट है, इसमें फर्स्ट नेम प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड के लिए प्लीज़ प्रोवाइड अ पासवर्ड, और मिन लेंथ की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स नाउ। और ईमेल के लिए प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इसको मैं यहाँ पे से अगर रिमूव कर दूँ और इसको यहाँ से कर दूँ, तो दिस शुड डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज। लेकिन ये अभी भी इसको आइडियली इसको डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज शो करना चाहिए, लेकिन ये अभी भी इसको यूज़ कर रहा है। बहरहाल इसके बाद जो मैसेजेस हैं, इसमें लिस्ट ऑफ मैसेजेस आपने करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द जो की है या वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट है वो डिस्प्ले किए हैं। ठीक है, दीज आर द मैसेजेस। तो दिस इज़ अनदर वे जिसमें आप jQuery के वैलिडेट की जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ओन वैलिडेशन। आप अपने फॉर्म की वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंट तरह से एडिट करके देखें और देखें कि इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा ऊपर इसकी जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है जिस फॉर्मेट में कि एरर मैसेजेस आपके पास रेड कलर में है ना, तो ये रेड कलर में इस क्लास की वजह से हुई है, फॉर्म डॉट एरर। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं फिर आपके पास जो एरर मैसेजेस आएंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द रेड कलर। ठीक है, ये ब्लैक कलर में मैसेजेस हैं सारे के सारे। वो इसलिए क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ऐड करती है ना jQuery विद इन द इनवैलिडेटेड बेसिकली टेक्स्ट फील्ड्स, दैट इज डॉट एरर क्लास। ठीक है,
एट द बैक एंड डॉट एरर क्लास को अगर आप इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट में जाएं और इंस्पेक्ट में बॉडी में चले जाएं और डिव के अंदर चले जाएं और फॉर्म के अंदर, हाँ तो ये देखिए। सर हमें सिर्फ कोड शो हो रहा है, आपका ब्राउजर शो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में चले जाएं ना, यहाँ पे वेब ब्राउज़र में, और राइट क्लिक करें इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद इस फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स के अंदर चले जाएं, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है दे आर वैलिडेटेड ना। तो यहाँ पे इसने क्लास डायनेमिकली ऐड किया, क्लास इज इक्वल टू वैलिड, ये देखें क्लास इज इक्वल टू वैलिड, जिसमें एरर है उसमें क्लास ऐड किया क्लास इज इक्वल टू एरर, ठीक है। तो ये एट द बैकएंड क्या करता है कि वैलिड और एरर की क्लासेज ऐड करते हैं, ये क्यूरी जो है, जिस तरह हमने ऐड क्लास और रिमूव क्लास के वो मेथड्स देखे थे ना ये क्यूरी के, ये उन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए क्लासेस को ऐड करता है एट द बैकएंड। तो हम खुद से कस्टम जो मतलब CSS के अंदर अगर डॉट एरर की क्लास के क्रॉस कोई भी स्टाइल्स राइट करेंगे, सो दैट वुड बी अप्लाइड ओवर द क्लास एडिड बाय द jQuery वैलिडेशन लाइब्रेरी, वो खुद ब खुद उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी तो आपके पास ये जो एरर्स आ रहे हैं दीज आर इन रेड कलर, तो दिस इज ड्यू टू दिस कस्टम CSS। बाय डिफॉल्ट जो एरर हैं दे आर इन द ब्लैक कलर, ठीक है। तो इसको भी डिफरेंट तरह से मॉडिफाई करके चेक करें, और अगर आप बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज़ कर लेंगे दैट विल रिड्यूस योर टास्क ऑफ वैलिडेशन अलॉट, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए वैलिडेशन करना। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देखें, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ों का बेहतर आइडिया हो गया है।